हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर भोजन के घटक। आपको बता दें कि अगले हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हम इस चैप्टर के बारे में आधा से अधिक पढ़ा दिए थे। अब आज हमारा टॉपिक है, पहले हम देखेंगे कि पहली पूछती है कि हमारा शरीर भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य प्रकाश नहीं रह पाता, इन दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे शरीर के खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। आपको पता है बच्चों कि हमारे शरीर में खनिज लवणों की अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, पर सूक्ष्म मात्रा में, कितनी अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता। आपको विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत आपको दिखाए गए 1.10 में। जैसे चित्र में दिखाए, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अगर अपने सारणी 1.2 में देखा है कि परीक्षण दिखते हुए कि इस समय इस बात को आवश्यक देखा होगा कि फिर भी कच्ची सामग्री में किसी समय एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक होती है। ठीक है, अब देखा होगा कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से क्या होता है, अधिक हो सकती है। उदाहरणता को बता दें, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से क्या अधिक होती है। आपको बता दें कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने वाले स्रोत होते हैं, उनमें से अधिक चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको बता दें कि इन पोषणों के अलावा हमारे शरीर का जो आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। वो बता दें कि पोषकों के अलावा भी हमारे शरीर को आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको बता दें, आहारी रेशों को हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। आपको पता है बच्चों, जो हमारे खाने में रुक्षांश की आवश्यकता होती है, हमको पादपों से उसकी पूर्ति होती है। ठीक है, रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, जैसे आपको बता दें दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। आपको बता दें बच्चों का कोई पता नहीं होगा कि रुक्षांश जो होते हैं हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन में की आवश्यक अवयव है। आपको पता है कि रुक्षांश से कोई पोषक पदार्थ नहीं होता है, फिर भी यह हमारे शरीर में भोजन के आवश्यक अवयव है। आपको बता दें, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। आपको बता दें, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आपको बता दें, रुक्षांश का जो कार्य होता है हमारे शरीर में, बिना पचे हुए भोजन जो हमारे शरीर में रह जाते हैं उसको बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन? रुक्षांश। ठीक है, जैसे हम कभी कभी खाना खाते हैं, वो हमारा खाना नहीं पच पाता है, वो डायरेक्ट बाहर आ जाए, तो उसके लिए कौन मदद करता है? रुक्षांश मदद करता है। ठीक है, आपको बताते हैं कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने हमारे शरीर की सहायता करता है। आपको बता दें बच्चों, सॉरी ये कट गया। ठीक है, जो जल है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जैसे आपको पता है, जल का हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है, वो पोषकों को अवशोषित करने में भी हमारे शरीर का मदद करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिन है, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने भी जल की आवश्यकता होती है, आपको बता दें बच्चों, हमारे शरीर में जितनी जल की आवश्यकता है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव लिक्विड के रूप में लेते हैं। आपको पता है, द्रव के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई भी अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। ठीक है, अब
अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप, एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, ठीक, एक टमाटर तथा नींबू जैसे कोई फल लें, इनसे छोटे छोटे हिस्से काट ले। अब उस नींबू या टमाटर का जो छोटे छोटे हिस्से कर ले, क्या ऐसा करते समय हाथ गीला होता है? आपको काटते समय हमारा हाथ गीला होता है? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छिला या मसला जाता है, तो तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। देखें, ऐसा क्या करते समय आपके किसी ताजे फल क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ, आपको बता दें बच्चों कि हाँ, आप देखते होंगे कि कई खाद्य पदार्थ से जल होता है। कई खाद्य पदार्थ में क्या होता है? जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, जो कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से हो जाती है। क्या होता है? कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से हो सकती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम जल उसमें डालते हैं। जैसे हम दाल पकाते तो दाल में जल डालते हैं ना, जैसे दाल को धुलकर उसमें दाल बनाते समय हम दाल डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर हल्दी नमक डालते हैं, तब तो जाकर दाल बनता है। तो हमारा अगला टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सामान्य तो पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं ना, उसे हम आहार कहते हैं। आपको पता है आहार किसे कहते हैं? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। आपको पता है बच्चों कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। आपको बता दें, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यक है, न आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से क्या हो, कम हो। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो, न आवश्यकता से अधिक हो, कम हो, ना अधिक हो, ठीक है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल होना भी हो सकता है, होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। आपको बच्चों संतुलित आहार के बारे में अच्छे से उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक वायु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या बच्चों, आप देखते हैं छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा है, बुजुर्ग है, सबको एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आप सोचते हैं बच्चों कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है, ठीक है। जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वत भोजन जैसे दक्षिण भारत में भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिक्सी रोटी, थपेला अनाज जैसे दालों से भी, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध, सब्जियां भी इसी प्रकार अन्य भोजन के कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। अल्प व्यय में कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है, ठीक है। उचित प्रकार का भोजन करना ही अन्य पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ताकि आपको बता दें, पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? आपको बता दें, पोषक तत्व नष्ट न हो
क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? आपको बता दें, जब हम कोई खाना बनाते हैं तो उस पकाते समय क्या पोषक तत्व नष्ट होता है। जैसे आपको बता दें, किसी सब्जी का छिलका उतार कर यदि सब्जियों को, फलों को धोया जाता है तो ये संभवतः उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम किसी सब्जी का छिलका उतार कर फिर उसको धोते हैं तो क्या होता है, उसमें जो विटामिन होते हैं कुछ नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। आपको पता है कि सब्जियों और फलों की जो छिलका होता है ना, तो कि त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं। जैसे आपको बताते हैं, चावल और दालों को बार बार धोने से उन्हें जो उपस्थित विटामिन और कुछ कुछ खनिज लवण होते हैं क्या होता है, अलग हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे हम चावल को बनाने के लिए उसको बार बार धोते हैं, कई बार 2 4 5 पानी से धोते हैं और दालों को भी धोते हैं, उसमें क्या उपस्थित जो विटामिन होता है वो क्या नष्ट हो जाता है। हम सभी जानते हैं, आपको बता दें कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसी के साथ-साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि हो सकती है। आपको बता दें कि भोजन को पकाते समय भी कुछ पोषक तत्व की क्या हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। यदि भोजन को पकाते समय अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उस जल को हम फेंक देते हैं तो कई जो जल में मौजूद लाभदायक प्रोटीन खनिज लवण क्या होता है, उनकी हानि हो जाती है। आपको पता है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। आपको पता है कि खाना को पकाते समय जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है, वो विटामिन सी आसानी से गर्मी से क्या नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा सब्जियों का सम्मिलित करें? क्या आपको उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों का भी सम्मिलित करें? आपको बता दें कि बूझो ने सोचा है कि हर समय वसायुक्त ही खाना सर्वोत्तम भोजन है। बूझो सोचता है कि अगर हम हर समय वसायुक्त भोजन ही खाना सर्वोत्तम, जैसे चाट, फुल्की, समोसा, ये क्या वसायुक्त भोजन है, इनको ही खाने से भोजन सोचता है कि क्या वसायुक्त भोजन ही सर्वोत्तम खाना है। आपको बता दें, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। आपको बता दें कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता है? क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? यह ठीक था। बूझो अगर खाली समोसा समोसा तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, अचार प्रचुर मात्रा में भोजन यही खाता है तो इसके अलावा कुछ नहीं खाता तो उसके साथ क्या होगा? क्या आप सोचते हैं कि वो ठीक था? निस्संदेह नहीं है कि इतना अत्यधिक वसायुक्त भोजन खाने से हमारे शरीर में बहुत हानिकारक हो सकता है, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बना सकती है। आपको पता है, अधिक तली हुई चीज़ खाने से हमारे जो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, उसके बढ़ने से हम मोटापा का कारण बनता है। ठीक है। अब हम अभाजन रोग देखेंगे। अभावजन्य रोग क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। आपको बता दें, तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषण की कमी हो जाती है। आपको बता दें, एक व्यक्ति है जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषण की क्या है, कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उससे अभाव से ग्रसित हो सकता है। आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति लंबी समय तक उस पोषक की कमी हो तो वो व्यक्ति उससे के अभाव में ग्रसित हो सकता है।
एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। आपको बताया एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों का अभाव के कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको बता दें वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें क्या अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना। जैसे कोई लड़का बच्चा प्रोटीन नहीं लेता तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश जैसी आदि बीमारियां हो जाती है। ठीक है। आपको बता दें यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उनकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही की आहार में कमी हो जाए तो लंबे समय तक उस कमी को बनी रहे तो उसकी अनुपस्थिति के कारण उस प्राणी के वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने फिरने में क्या असमर्थ हो जाएगा। जिस व्यक्ति में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी बहुत लंबे समय तक हो जाएगी तो वह व्यक्ति कैसे बहुत दुबला पतला और बहुत दुर्बल हो जाएगा, चलने फिरने में क्या असमर्थ हो जाएगा। आपको बता दें कि विभिन्न विटामिनों और खनिजों लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। बता दें विभिन्न विटामिन शरीर में की कमी में विटामिन जो हमारे शरीर में कमी हो जाए और खनिज लवणों के अभाव हो जाए विभिन्न रोग और विकृतियाँ हो सकती है। आपको बता दें अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। आपको बता दें अभावजन्य जो रोग है इनको कैसे रोका जा सकता है? संतुलित आहार लेने से रोका जा सकता है। ठीक है। आपको बता दें इस अध्याय में हमने स्वयं से ही यह जानने की कोशिश की थी कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। विविधता होते हुए भी आहार में क्या पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? इस अध्याय को हमने पढ़ा है कि हमने स्वयं यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी में पोषक तत्वों का वितरण समान है। ठीक है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। अब हम देखें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए की कमी से अभावजन्य रोग क्षीणता दृष्टिहीनता होता है। जिसमें आपको बताते हैं जो लक्षण होता है कमजोर दृष्टि, कम दिखाई देने, अंधेरे रात में कम दिखाई देने लग, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद होता है विटामिन ए की कमी से। आपको पता है विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। आपको पता है दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है जो मसूड़े से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। ठीक है। विटामिन डी जो होता है विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। आपको बता दें अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना। आप बता दें अस्थियां वैसे तो कठोर होती हैं लेकिन विटामिन डी की कमी हो जाए तो अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है। ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियां और दंत क्षय होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे अस्थियां जो होता है टूटने लगती है और दंत जो हमारे दांत होते हैं वो खराब होने लगते हैं। जैसे आपको बताते हैं इसका लक्षण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय का होता है। आयोडीन की कमी से अगर हम नमक को कम लेते तो घेंघा रोग ग्वाइटर हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। बच्चों में आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। और होता है लोहे की कमी से अरक्तता एनीमिया होती है और इसका जो लक्षण होता है बहुत कमजोरी तो बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है।